2010 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब 50,000 रुपये जो सीमा हुआ करती थी वो बढ़ करके 12 लाख तक पहुंची है। और मध्यम वर्ग की भारत के निर्माण में और भारत के विकास में जो महती भूमिका है, उसका सम्मान आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने अपने बजट पाठ में किया है। मध्यम वर्ग के और सैलरीड क्लास लोगों के जेब में जब टैक्स में इस तरह का रिलीफ देने के चलते हुए, कराधान प्रक्रिया को सरल करने के चक्कर चलते हुए जो पैसा आएगा, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट को भी जो है प्रमोट करेगा और साथ साथ में मार्केट और टूरिज्म दोनों को इंसेंटिवाइज करेगा। आज भारत में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो समाज में मध्यम वर्ग का है, और मध्यम वर्ग एस्पिरेशनल क्लास है, और उसके हाथ में पैसा आना बाजार और पर्यटन दोनों के लिए एक बहुत सुनहरे भविष्य की रचना करने वाला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए हृदयपूर्वक, एक मध्यम वर्ग का नागरिक होने के नाते हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, इसमें कोई डाउट नहीं कि मध्यम वर्गीय के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट भी करेगा, मार्केट में भी खर्चा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण, आप भी अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव इतने महत्वपूर्ण कि मध्यम वर्ग को या अरविंद केजरीवाल के मांगे करने के बाद केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। मुझे लगता है कि हर विषय को चुनाव के साथ में जोड़ करके देखना ये सर्वथा अनुचित है। देखिए, जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय सरकार की वित्तीय स्थिति, देश की वित्तीय स्थिति, बैंकों के किस तरह के हालात थे, उन सबको देखते हुए पहली प्राथमिकता जो थी वो गरीब को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालना था। आज सरकार उससे बाहर निकाल करके जब देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तब मध्यम वर्ग को राहत देना, एमएसएमई को राहत देना, एमएसएमई का हैंड होल्डिंग करना और भारत की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में निवेश करना, ये तीनों प्राथमिकताएं जो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से दिखाई गई है। हमने 4 वर्टिकल्स, कृषि, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, इन 4 वर्टिकल्स को स्ट्रेंथन करने की जो बात की है, निश्चित रूप से देश को विकसित करने की दिशा में इस अमृतकाल में एक लंबी छलांग जो है वो भारत को देने वाला है। सर, इस बजट के बाद आपके कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खर्चा तो बता दिया। अभी तक टैक्स से एक बड़ा पैसा आता था सरकार का, लेकिन अब टैक्स में इतनी रिबेट मिली है, तो अब टूरिज्म सेक्टर, मेडिकल टूरिज्म की बात कर लें, कल्चरल टूरिज्म की बात कर लें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बजट में आपको टूरिज्म में क्या कुछ लगता है जो बहुत बड़ा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मध्यम वर्ग के जेब में जो पैसा आएगा उससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। उसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र एक विषय को लेकर के बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। पहले राजस्थान ने शुरुआत करके टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया था, लेकिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में, विशेष रूप से होटल्स एंड इन सब के बनाने में, जिस तरह से कैपिटल इंटेंसिव ये सेगमेंट है, बैंक्स जो लोन देते थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं होने के कारण से जो रीपेमेंट का पीरियड बहुत कम होता था, इसलिए प्रोजेक्ट वाइबल नहीं हो रहे थे। हमने आग्रह किया इंडस्ट्री की मांग पर भी और आवश्यकता को देखते हुए भी। मैं इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ और इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि आज पर्यटन के उद्योग के दृष्टिकोण से भारत में बहुत बड़ा दिन है, एक नई शुरुआत का, नए प्रारंभ का दिन है, जब 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस पर होने वाले ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की संज्ञा दी गई है। और मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत इस देश को टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ हम कैपिटल टूरिज्म पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते थे, टैक्सेस पे करते थे, तो अब देश की इकोनॉमी आने वाले समय में टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करेगी। निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं। आज भारत के फॉर्मल इकोनॉमी में लगभग 5.6% टूरिज्म का जो है वो हिस्सेदारी है, और अगर इनफॉर्मली मैं सबको जोड़ दूं तो ये लगभग डबल डिजिट की होती है। क्योंकि सर, मालदीव्स की तो 80 से ज़्यादा प्रतिशत इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। मालदीव्स की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधताओं वाला देश है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम टूरिज़्म की फॉर्मल इकोनॉमी में भी जो कंट्रीब्यूशन उसको 12% तक आराम से ले जा सकते हैं, इतनी संभावनाएं हैं। आने वाले 5 सालों में हम इसको डबल डिजिट तक ले जा पाएँ, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं।
सर राजस्थान के लिए सवाल, क्योंकि इस बजट में राजस्थान को भी सेंट्रल टैक्स के लिए भी तमाम चीज़ें आई हैं, सड़क पानी के लिए भी आया है। राजस्थान में सड़क पानी दोनों महत्वपूर्ण है, टैक्सेस महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान के दृष्टिकोण से, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की विफलता के चलते हुए, उसकी उदासीनता के चलते हुए, उसकी राजनीतिक हठधर्मिता के चलते हुए जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछड़ गया था और मिशन पीरियड ख़त्म होने तक जल जीवन मिशन में राजस्थान में आधा काम भी नहीं हो पाया। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया है और मैं ये मानता हूँ कि आज बजट में आदरणीय निर्मला जी की वो पंक्तियाँ सुनकर के राजस्थान की हर महिला, हर गृहिणी, हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली मेरी माँ और बहन, जिसको अभी भी सिर पर मटके में पानी ढोकर लाना पड़ता है, वो आज मोदी जी और माननीय निर्मला जी को बहुत सारा आशीर्वाद दे रही होंगी। इसके अतिरिक्त भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से थ्रस्ट इस बजट में किया गया है, जो छोटे छोटे शहर हमारे हैं, उन शहरों का पानी और सूवेज उसको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, ऐसा कल्पना की गई है। ये भी निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी अत्यंत लाभदायक होगा। एक आखिरी सवाल सर, और सही मायने में समझना चाहेंगे कि इस बजट से दिल्ली और बिहार के चुनाव के नतीजों में कितना फर्क देखने को मिलेगा आपको? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली का चुनाव इस बजट के इतर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। ये बजट है नहीं है, दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों बेनकाब हो गए। आप धरातल पर जाकर के देखिए, जनता खुल करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाने का निर्णय कर चुकी है और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और बिहार में अवश्यंभावी हार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और उनके साथ में जो बिखरा टूटा फूटा जो गठबंधन खड़ा है, वो टूटा फूटा गठबंधन जो है वो बिहार की अवश्यंभावी हार को देख करके बौखलाया हुआ है। तब इस चुनाव में बिहार के को दिए गए विषयों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार को मखाना बोर्ड, अब मखाना आज सुपर फूड के रूप में पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है। मखाना उत्पादक किसान को इंसेंटिवाइज करने, वो केवल बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य क्षेत्रों में भी है, उन सबको इंसेंटिवाइज करना, उन सब की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसको स्केल अप कैसे किया जा सकता है, उसको नई तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको लीस्ट लेबर इंटेंसिव कैसे बनाया जा सकता है, इस सब के लिए एक बोर्ड का निर्माण यदि होता है, उसको मात्र बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से देखना इस बात को इंगित करता है कि उनके मन में छटपटाहट कितनी गहरी है। बिल्कुल सर, तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और ना सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत जी के चेहरे पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जबकि देश के मिडिल क्लास के चेहरे पर आज जो चमक है वो कहीं ना कहीं ये बजट में दर्शा रही है। और साथ में ये चुनाव के नतीजे, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मानना है कि बजट जैसा भी है जीत निश्चित है।